राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे जब एक बहू ने पड़ोसन के कहने से किया टोटका। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बलदेव जी की उम्र यही कोई 45 बरस थी। उनके घर में रोज की तरह आज भी वही शोर शराबा था जो लगभग हर उस आदमी के घर में होता है जो रात को देर से सोने के कारण सुबह देर से उठता है, फिर ऑफिस टाइम पर इस तरह भागता है जैसे कि फुटबॉल के मैच में कोई खिलाड़ी फुटबॉल लेकर गोल की तरफ भागता है। बलदेव ऑफिस के लिए तैयार होकर घर के आंगन में खड़े अपने पुराने स्कूटर को 4 किक मार चुका था, पर स्टार्ट नहीं हुआ स्कूटर। फिर थोड़ी देर खड़े होकर बलदेव ने कुछ सोचा, फिर स्कूटर तिरछा किया और एक किक मारी जिससे वह स्टार्ट हो गया। पूरे आंगन को स्कूटर के धुएं से भर गया। बलदेव के चेहरे पर खुशी छलक आई, पर किचन में उनकी 40 साल की पत्नी सुधा बोली, हटा क्यों नहीं देते इस खटारा को। इससे पहले बलदेव कुछ बोल पाता, आंगन में बैठी बलदेव की माँ, जिन्हें सब अम्मा जी कहते थे, बोल पड़ी, तो ले आना अपने पीहर से, सो एक तो साइकिल भी नहीं जुड़ी। बलदेव ने स्कूटर के कान को मरोड़ा जिससे सुधा तक अम्मा की जो तानों की आवाज न पहुंचे, पर उसकी यह कोशिश नाकाम रही। सुधा ने एक बार अम्मा की तरफ देखा और एक नजर बलदेव को देखा जो सुधा की तरफ ही देख रहा था। सुधा हाथ में पकड़ने वाले बेलन को आटे की लोई पर जोर से दबाते हुए बोली, बस हो गई सुबह। इससे पहले सुधा कुछ और बोलती, बलदेव ने स्कूटर लेकर आंगन से बाहर सड़क की ओर चल दिया। सुधा ने पीछे से आवाज दी, अरे क्या आज भूखे रहने का इरादा है? टिफिन नहीं लेना क्या? गरम पराठे को तह बनाती हुई वह टिफिन में रखते हुए बोल रही थी, पर बलदेव ने शायद स्कूटर की खटखट की आवाज में उसकी आवाज नहीं सुनी। सुधा एक हाथ में टिफिन लिए किचन से निकली और आंगन में पड़ी चारपाई पर, जिस पर उसकी माँ जी बैठी थी, वहीं बलदेव का जो अपना रुमाल भूल गया था उसे भी लपककर उसने उठा लिया और लगभग दौड़ती हुई बलदेव के पास पहुंची और टिफिन देती हुई बोली, उधर से सब्जी ले आना। बलदेव ने स्कूटर स्टैंड से उतारा और चल दिया। जब बलदेव कुछ दूर निकल गया तब सुधा ने अपने दूसरे हाथ में देखा रुमाल तो देना ही भूल गई। सुधा ने पीछे से आवाज दी जिसे बलदेव ने नहीं सुना और चला गया। सुधा की आवाज को आंगन में बैठी अम्मा ने सुन लिया था, जो बड़बड़ाते हुए बोली, कितनी बार कही है कि जाने वाले को पीछे से आवाज नहीं दी जाती, अपशगुन होता है। सुधा मुंह बनाते हुए वापस किचन में आकर बर्तनों को समेटते हुए बोली, हमें शौक नहीं है आवाज देने का, ये समझाओ अपने लल्ला को, रोज कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, जाने कौन सी जल्दी में रहते हैं। पहले तो सुबह को जल्दी उठने में आलस दिखाते हैं और फिर जाते समय हिरन हो जाते हैं। इतने में अंदर से अंगड़ाई लेता हुआ 20 साल का बंटी आकर अपनी दादी के पास चारपाई पर बैठता हुआ अपनी माँ सुधा से बोला, मम्मी चाय बनाई क्या? सुधा ने ताना देते हुए कहा, उठ गए साहब, और कुछ आदेश हो तो वो भी बता दो। बंटी ने मजाकिया लहजे में कहा, पहले तो चाय पेश की जाए, बाकी फरमान बाद में जारी किया जाएगा, और दादी की गोद में लुढ़कता हुआ हंस दिया। सुधा ने चिढ़ते हुए कहा, और काम ही क्या है तुम्हारा, बस फरमाइशें करते जाओ और मौज उड़ाओ, और पिछली बार की तरह इस बार भी इंटर में फेल हो जाओ। सुधा की बात सुनकर बंटी ने कहा, क्यों परेशान होती हो माँ, देखना एक दिन तुम्हारी यही औलाद तुम्हारा नाम रोशन करेगी। सुधा अंदर से एक ट्रे में 2 कप में चाय लेकर आंगन में आई और लेटे हुए बंटी की ओर बढ़ाते हुए बोली, हाँ तू तो करेगा ही नाम रोशन, देख अपने छोटे भाई मोनू को, अभी 18 साल का ही हुआ है और रोज सुबह 5 बजे ही निकल जाता है दौड़ लगाने। माता रानी उसे इस बार भर्ती में पास कर दे, बहुत मेहनत कर रहा है मेरा बेटा। बंटी ने उठकर सुधा के हाथ से चाय की ट्रे पकड़ी और 1 कप चाय उठाकर ट्रे में 1 कप जो बची हुई अपनी दादी के सामने रख दी। अभी दोनों ने मुंह से कप ही लगाया था कि बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जिसे सुनकर सुधा और बंटी बाहर की ओर भागे। दोनों ने देखा बाहर मोनू के साथ 2 लोग और थे जो बलदेव को पकड़े हुए थे, पैर और सर पर पट्टी बंधी हुई थी। बंटी और सुधा ने बलदेव को लपक कर पकड़ लिया और अंदर आंगन में पड़ी चारपाई पर बिठा दिया। सुधा बोली, क्या हुआ आपको, ये कैसे लग गई चोट? बलदेव की माँ ने भी व्याकुलता से पूछा,
क्या हुआ लल्ला, बोलते क्यों नहीं? बलदेव ने बोलना तो चाहा, पर उसके मुंह से बस आ ही निकल रही थी। सुधा दौड़कर गिलास में पानी ले आई, जिसे अपने हाथ से बलदेव को पिलाने लगी और मोनू की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, क्या हुआ मोनू बेटा? मोनू ने इशारा करते हुए कहा, वो जो अगला चौराहा है ना माँ, वहाँ किसी ने टोटका करके रखा था। हम घर आ रहे थे और पापा ड्यूटी जा रहे थे। पापा स्कूटर चलाते चलाते पीछे मुड़कर हमसे कुछ कहने लगे और आगे देखना भूल गए। आगे चौराहे पर मटकी, नींबू और दारू और नारियल पर स्कूटर का पहिया जैसे ही चढ़ा, स्कूटर का बैलेंस बिगड़ गया और स्कूटर पापा के ऊपर ही लुढ़क गया। हमने जल्दी से पापा को उठाया और मनसुख के मेडिकल स्टोर पर ही पट्टी वट्टी करा दी। हाय राम, जो अम्मा जी बोली टोटके पर गाड़ी चढ़ा दिए। सुधा ने भी मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, हे भगवान, और बलदेव की शर्ट पर लगे सिंदूर को जो सुधा अपने हाथों से झाड़ने लगी, जो वहां गिरने से लग गया था। अम्मा मुंह बिगाड़ते हुए बोली, हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई पीछे से आवाज नहीं मारते, पर कोई माने तब ना। सुधा ने अम्मा की तरफ तीखी नजरों से देखा, पर बोली कुछ नहीं और बलदेव के शर्ट के बटन को खोलती हुई बोली, चलो ये कपड़े यहीं उतार दो, इन पर टोटके का सामान लग गया है। टोटके की बात जानकर उनकी आंखों में भय को साफ देखा जा सकता था। बलदेव और उसका परिवार टोना टोटका जैसी बातों पर विश्वास तो नहीं करता था, पर सुधा ने आस पड़ोस की औरतों से टोटके के प्रभाव के बारे में काफी सुन रखा था। बगल के मकान में रह रही पड़ोसन मीनू शर्मा के पास कई किस्से थे, जो आए दिन सुधा को सुनाती रहती थी। कई बार तो उसने यह भी बताया कि उसके ऊपर किसी ने टोटका करा दिया, जिसकी उसकी तबीयत खराब रहने लगी, शरीर में दर्द रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता और भूख भी नहीं लगती। सारे चेकअप कराए डॉक्टर से, पर रिपोर्ट में सब नॉर्मल आया। फिर किसी के बताने पर एक तांत्रिक बाबा के पास जाना पड़ा। तांत्रिक बाबा को जब अपनी समस्या उसने बताई तो उन्होंने ऊपरी चक्कर बताया। हाँ, यह बात अलग है, अगर किसी और डॉक्टर या समझदार आदमी को बताते तो वह उसे आलस या खाली दिमाग की फितूर बताता। मीनू शर्मा सुधा की पड़ोसी होने के साथ साथ सुधा की अच्छी दोस्त भी बन गई थी। मीनू अपने घर की बातों के साथ साथ मोहल्ले में किसके घर में क्या हो रहा है सबकी खबर सुधा से शेयर करती थी। साथ ही सुधा को इस बात की सावधानी बरतनी पड़ती थी कि मीनू को अपने घर की बातें कम ही बताए, क्योंकि सुधा जानती थी जिस तरह मीनू दूसरे की खबर सुधा को दे रही है, उसी तरह सुधा के घर की खबर भी वह दूसरों को देती होगी। पर सुधा की सावधानी के बावजूद मीनू सब जान जाती थी। मीनू शर्मा की 2 बेटियां थीं। बबली जो इंटर में थी, बंटी के स्कूल में ही पढ़ती थी। पहले तो एक क्लास पीछे थी, पर बंटी के इंटर में फेल होने से एक ही क्लास में हो गए थे। छोटी बेटी मोना 15 साल की थी, अभी हाई स्कूल में थी। पति की किराने की दुकान थी, जो घर के निचले हिस्से में थी। मोहल्ले में अन्य कोई दुकान इतनी बड़ी नहीं होने से जो बिक्री अच्छी होती थी। मीनू ने जब यह बात सुधा को बताई कि तांत्रिक बाबा के पास हर समस्या का इलाज है, तो सुधा का एक बार मन तो किया कि वह भी अपने घर की समस्या जाकर बाबा को बताए और कोई ऐसा तबीज ले आए जिससे बंटी पास हो जाए, बलदेव का प्रमोशन हो जाए और मोनू जो आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहा है उसका भी हो जाए। पर सुधा जानती थी कि बलदेव इसकी अनुमति बिल्कुल भी नहीं देंगे और बंटी और मोनू भी इसे मजाक में ही लेंगे। रात को सभी खाना पीना खाकर सो गए। बलदेव ने ऑफिस से 4 दिन की छुट्टी ले ली थी, इसलिए सुबह जल्दी उठकर खाना बनाने की जरूरत भी नहीं थी। फिर भी सुधा को नींद नहीं आ रही थी। वह इसी उधेड़-बुन में थी। अगर इन सब चीजों से लोगों को फायदा नहीं होता है तो फिर लोग क्यों करते हैं टोटके, और तांत्रिक लोग किस बल पर दावे करते हैं। सुधा अभी यह सब सोच ही रही थी, तभी उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दी, जो एक इंसान के छोटे बच्चे के जैसी थी। शायद वह घर की छत पर थी। उसकी आवाज से सुधा को डर सा लग रहा था,
क्योंकि उसने सुन रखा था घर में बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता। सुधा ने बलदेव की ओर देखा जो दवाई खाकर सो रहा था। सुधा ने उसको उठाना ठीक भी नहीं समझा। बिल्ली अभी भी रो रही थी। इतने में आंगन में लेटी अम्मा ने आवाज लगाई, बंटी देख जाके बिलैया को भगा। सुधा जानती थी इस समय ना तो बंटी उठने वाला है और ना ही मोनू, इसलिए हिम्मत करके अपने आप उठी और झाड़ू उठाकर आंगन से ही छत की ओर देखते हुए मुंह से हट हट की आवाज करने लगी। पर उसकी आवाज बिल्ली तक शायद पहुंच ही नहीं पा रही थी। आंगन में लेटी अम्मा सुधा को देख रही थी और बोली, क्यों री बहू, बिलैया भगा रही है या उसके खिलाफ नारे लगा रही है? अम्मा बहुत देर से रो रही है, सुधा ने कहा। यह बिल्ली तो अम्मा बोली, वो तो हमने भी सुनी है, ऊपर जाके भगा ससुरी को। हमारे पैरों में सीढ़ी चढ़ने का दम होता तो अब तक भगा के आ चुके होते। अम्मा ने सुधा में दम भरते हुए कहा। अब सुधा को लगा कि जो करना उसी को करना है। ऐसा सोचकर वह सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। कुछ हिम्मत दिखाकर आधी सीढ़ियों तक पहुंची। बिल्ली अभी भी रो रही थी। सुधा डरते डरते छत पर पहुंची। घोर अंधेरी काली रात थी। उसने देखा उसके ठीक सामने एक काली मोटी बिल्ली बैठी थी जिसकी सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। सुधा ने देखा कि ठीक उसके सामने एक काली मोटी बिल्ली बैठी थी जिसकी सिर्फ आंखें ही चमक रही थी। सुधा डर तो रही थी पर हिम्मत करके हाथ में पकड़ी झाड़ू को फटकारा और मुंह से हट हट बोला, जिससे बिल्ली अन्य पड़ोसियों की छत पर होती हुई भाग गई। अब सुधा को लगा लोग सच ही कहते हैं, डर के आगे जीत है। सुधा अभी खुद को बहुत बहादुर समझ ही रही थी। तभी उसे लगा उसके पीछे कोई काली सी आकृति है और उसी की तरफ बढ़ रही है। सुधा की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी वह पीछे मुड़कर देख ले। वह अपनी दोनों आंखें बंद करके बस बुत की तरह खड़ी रही। अचानक वह आकृति सुधा के पास आ गई और सुधा के कंधे पर हाथ रख दिया। सुधा ने हिम्मत करके अपनी आंखों को खोला तो देखा कि सामने मीनू खड़ी है। दोनों की छत आपस में जुड़ी हुई थी, इसलिए आसानी से एक दूसरे की छत पर आया जाया जा सकता था। मीनू को देखकर सुधा की जान में जान आई। सुधा ने हाँफते हुए कहा, अरे तुम? तो मीनू कहने लगी, हाँ, वो बिल्ली रो रही थी ना, भगाने चली आई। शुभ नहीं होता ना बिल्ली का रोना। तब सुधा कहने लगी, हाँ, तभी तो मैं भी चली आई थी भगाने। तब जब सुधा फिर जाने लगी तो मीनू ने कहा, सुधा, मैंने सुना है बिल्लियों को आत्माएं दिखाई देती हैं। सुधा ने कहा, किसने कहा? सुधा हकला गई। अरे, मीनू कहने लगी, वो जो बाबा है ना, उन्होंने बताया। हम लोग भी कहाँ जानते थे यह सब। वो तो बाबा की कृपा से बहुत कुछ जान गए हैं, जय बाबा की। तो सुधा कहने लगी, अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लगता? तब मीनू कहने लगी, पहले लगता था सुधा, पर जब से बाबा ने यह ताबीज दिया है तब से नहीं लगता। गले में पड़े ताबीज को हाथ में लेकर दिखाते हुए मीनू ने कहा, अच्छा, यह काम करता है? सुधा ने कहा। ये क्या बात करती है? मीनू कहने लगी, बाबा कोई ऐसे वैसे नहीं है, अंतर्यामी है। बाबा ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी है, जय बाबा की। मीनू ने तबीज को चूमते हुए बाबा पर श्रद्धा दिखाते हुए कहा। सुधा ने संकोच करते हुए कहा, मीनू, क्या बाबा हमारी भी मदद कर सकते हैं? मीनू कहने लगी, अरे क्यों नहीं, यही काम है बाबा का, लोगों की परेशानी दूर करना, जय बाबा की। मीनू ने हाथ जोड़कर कहा। सुधा कहने लगी, पर एक समस्या है मीनू, बंटी के पापा कभी भी नहीं जाएंगे और ना ही जाने देंगे, यह सब उन्हें ढोंग लगता है। तब मीनू ने कहा, ठीक है, विश्वास नहीं है तो रहने दे चलने को। मीनू ने कंधे उचकाते हुए कहा। सुधा कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, विश्वास तो मैं भी नहीं करती, पर आज जो हुआ उसके बाद से बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं मन में। क्या हुआ आज? मीनू ने पूछा। तो सुधा ने सुबह की पूरी घटना मीनू को बताई और बोली, पता नहीं क्यों सुबह से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मीनू ने कहा, तुम्हें पता भी है चौराहे पर रखे टोटके को लांघने से कितना बुरा हो सकता है, और फिर भाई साहब ने तो उसमें सीधे टक्कर मार दी। तुझे तो चलना चाहिए बाबा के पास। सुधा ने मीनू का हाथ पकड़कर कहा, अगर बिना जाए कुछ हो जाए तो? मीनू ने सुधा के उदास चेहरे की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं कल बाबा से कोई उपाय पूछती हूँ।
तू परेशान ना हो, बाबा जरूर मदद करेंगे, जय बाबा की। और मीनू के आश्वासन से सुधा का मन कुछ हल्का हुआ। वह नीचे आकर कुछ देर सो गई। अभी कुछ देर ही सोई होगी कि बिल्ली के रोने की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी। इस बार वह नहीं उठी क्योंकि उसे मीनू के द्वारा बताई वह बात याद आ गई कि बिल्लियों को आत्माएं दिखाई देती हैं। रात देर से सोने के कारण सुबह 8 बज गए, पर सुधा अभी भी सो रही थी। बलदेव उठकर बाहर अम्मा के पास बैठ गया तो अम्मा ने बलदेव को बिल्ली के रोने वाली बात बताई और यह भी बताया कि सुधा देर रात तक बिल्ली को भगाती रही। इस कारण बलदेव से बोली कि सुधा को ना उठाए। बलदेव को दर्द में आराम था। वह कुछ देर अम्मा से बात करता रहा और फिर बोला, अम्मा चाय पियोगी? अम्मा ने कहा, अरे बहू को उठने दे, बना देगी। इस पर बलदेव कहने लगा कि माँ उसे सोने दे, मैं ही चाय बना कर ले आता हूँ। क्योंकि माँ बहुत टाइम हो गया है ना अपने हाथ की चाय भी पिए। शादी से पहले खूब किचन का काम कर लेता था, पर जब से सुधा आई है कुछ काम नहीं करने देती। मुंह फटे पर दिल की बुरी नहीं है। ये तो तू सही कह रहा है। अम्मा कहने लगी, लल्ला पूरे घर को वही तो संभाले है। अम्मा ने कहा, बलदेव जा चाय बना ला। बलदेव उठा और किचन की ओर चल दिया। किचन में पहुंचकर बलदेव ने जैसे ही दूध का बर्तन उठाया वह उसके हाथ से छूट गया और सारा दूध जमीन पर गिर गया। बर्तन के गिरने की आवाज से सुधा जाग गई और उठकर तुरंत किचन की ओर आई और जब उसने सारा दूध जमीन पर गिरा देखा तो हक्की बक्की रह गई। वह एक नज़र बलदेव को देख रही थी और एक नज़र जमीन पर बह रही दूध को। तभी अम्मा ने सर पर हाथ ठोकते हुए कहा, लेओ एक और अपशगुन हो गया। सुधा के दिल में अपशगुन को लेकर कई बातें पहले ही चल रही थी। उस पर दूध को फैलने में उनमें एक और उजाफा हो गया। फिलहाल सुधा ने अपने दिल की बात दिल में ही रखी और किसी से कुछ नहीं कहा और सफाई करने में जुट गई। कुछ देर बाद बलदेव को चाय की तलब लगी तो घर से कुछ दूरी पर महेश की चाय की दुकान पर पहुंच गया, जहां पर बलदेव के शुभचिंतक और घनिष्ठ मित्र रामचंद्र दीक्षित पहले से ही मौजूद थे। दीक्षित जी एक समाज सेवी थे और समाज से अंधविश्वास को दूर करने के पक्ष में थे। बलदेव को चोटिल देखकर उसका हाल पूछने लगे, और भाई कैसे चोट लगी यह तो बताओ बलदेव। तो बलदेव ने सब कुछ बताया। वहां पर बैठे मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी दीक्षित जी को बताया कि आए दिन उस चौराहे पर टोटका रखा जाता है जिससे कई घटनाएं होती रहती हैं। हर कोई उससे बचने का प्रयास करता है तो आपस में गाड़ियां भिड़ जाती हैं, तो कोई बलदेव की तरह गिर जाता है। अगर कोई गलती से उसे लांघ जाए तो उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। यह बात सुनकर दीक्षित जी ने कहा, सबसे पहले तो यह पता करना होगा कि वहां पर टोटका रखता कौन है, फिर उसे समझाना होगा कि यह सब करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सभी दीक्षित जी की बात से सहमत थे। उनमें से एक ने कहा, पर दीक्षित जी यह सब काम तो देर रात में होते हैं, फिर नजर कैसे रखी जाए? दीक्षित जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बात तो सही है पर मैं कुछ करता हूँ। इधर लगभग 10 बजे बलदेव के घर पर सुधा से मिलने मीनू आ गई और सुधा को अकेले में ले जाकर उसके हाथ में एक कागज का लिफाफा पकड़ाते हुए बोली, ले तुम्हारी वजह से मैं आज सुबह 8 बजे ही बाबा के यहाँ गई और उन्हें तुम्हारी सारी बात बताई, तो बाबा ने कहा है तुम्हें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। इतना सुनते ही सुधा ने इस तरह से चौंक गई जैसे कोई डॉक्टर मरीज को उसकी कोई गंभीर बीमारी के बारे में बताता है और उसके मुंह से सहसा निकलता है, कोई घबराने की बात तो नहीं है ना, सब ठीक तो हो जाएगा। अरे जो मीनू कहने लगी, अब तुम बाबा की शरण में हो सुधा, फिर क्यों घबराना? ये भूत प्रेत तो बाबा के नाम से ही भाग जाते हैं, बोलो जय बाबा की। मीनू ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो सुधा ने भी हाथ जोड़ लिए और बोली जय बाबा की, और फिर हाथ में पकड़े लिफाफे की ओर देखते हुए बोली, मीनू ये क्या है? तो मीनू ने कहा, हाँ इसमें एक नींबू और कुछ हरी मिर्ची है और एक शीशी में बाबा का पड़ा हुआ पानी है। आज रात को इस नींबू को तुझे भाई साहब के सर पर 7 बार घुमाना है और रात भर उसकी तकिए के नीचे रखना है। और ये मिर्च? सुधा ने बीच में पूछा। तो मीनू ने कहा, ये मिर्च और वो नींबू
कल दोपहर ठीक 12 बजे तुझे छत पर रख देना है। उसके बाद उस पर से जो बाबा ने शीशी में पड़ा हुआ पानी दिया है, नींबू और मिर्च पर डाल देना है। अगर 2 घंटे में ये नींबू और ये मिर्च लाल हो गई तो समझ लेना तेरे घर पर कोई ऊपरी चक्कर है। सुधा ने घबराते हुए हाँ में सिर हिला दिया और कहने लगी, समझ गई ना? मीनू ने सुधा से पूछा तो सुधा ने हाँ में सिर हिला दिया। तो बोली, मीनू ला 501 रुपया दे। मीनू ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। तो सुधा ने कहा 501? तो सुधा ने नींबू मिर्ची की थैली की तरफ देखते हुए कहा, अरे क्या सोच रही है, ये कोई साधारण नींबू मिर्ची नहीं है। मीनू ने कहा, और फिर मैं बाबा को अपने पास से देकर आई हूँ। मीनू ने कहा। तो सुधा ने सकपकाते हुए कहा, अरे बात वो नहीं है, मैं अभी लाती हूँ। सुधा अंदर कमरे में गई और अपने पर्स से रुपए निकाल कर ले आई और मीनू के हाथ पर रखते हुए बोली, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी मीनू। मीनू ने पैसों को हाथ में संभालते हुए कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है सुधा। तभी बलदेव ने घर में प्रवेश किया, जिसे देखकर सुधा ने बाबा की दी हुई थैली अपने पल्लू में छिपा ली। मीनू बोली, अच्छा तो सुधा मैं चलती हूँ। बलदेव ने मीनू के जाने के बाद सुधा से पूछा, सुधा क्या करने आई थी ये? कुछ नहीं, सुधा कहने लगी, ऐसे ही मिलने चली आई। सुधा ने कहा, और मेरे दोनों सपूत नजर नहीं आ रहे? बलदेव जी कहने लगे, क्योंकि बलदेव जी थोड़ा मजाक के मूड में थे। तुम्हारे घर से निकलते ही सुधा कहने लगी, क्रिकेट खेलने निकल गए। देख लो तुम्हारे घर से जाने के बाद रोज ऐसा ही होता है। सुधा ने शिकायत के लहजे में कहा और कहते हुए किचन में चली गई, जहां उसने अलमारी के एक कोने में बाबा की दी हुई थैली रख दी। उसके पीछे बलदेव भी किचन में आ गया और बोला, अभी तो उम्र है उनके खेलने की, और खेलने दो दोनों को। बलदेव ने थोड़े रोमांटिक मूड में कहा और सुधा का हाथ पकड़ लिया। ठीक उसी समय अम्मा के आने से दरवाजे पर आहट हुई तो सुधा शर्मा गई और बर्तन समेटने लगी। अम्मा ने बलदेव को किचन में देखा तो बोली, क्यों रे लल्ला, अभी दूध फैला के चैन नहीं मिला जो फिर कुछ बिगाड़ने के लिए पहुंच गए? बलदेव ने सुधा को देखकर मुस्कुराया और फिर अम्मा से बोला, अम्मा आज तुम्हें मैं अपने हाथ का बना खाना खिलाने की इच्छा रखता हूँ, बोलो क्या खाओगी अम्मा? इतने में सुधा बोली पड़ी, ना बाबा ना, सुबह क्या कम सफाई करनी पड़ी है, अब और नहीं। इतने में बंटी और मोनू भी आ गए। बलदेव ने कहा, अच्छा बच्चों से पूछ लो, बच्चों आज किसके हाथ का खाना खाओगे, मम्मी या पापा के? मोनू ने कहा, पापा के हाथ की कढ़ी खाए जमाना हो गया, आज कढ़ी चावल मिल जाए तो आत्मा तृप्त हो जाए। बलदेव ने घोषणा करते हुए कहा, अब यह तय होता है कि आज खाना श्रीमती सुधा के पति बनाएंगे और उनकी सहायता बंटी और मोनू करेंगे और श्रीमती सुधा आज आराम करेंगी। सुधा ने एक बार और मना करना चाहा, पर पति के इतने प्यार के कारण वह कुछ कह नहीं सकी। मोनू और बंटी ने सुधा के दोनों हाथ पकड़े और कमरे की ओर ले जाते हुए कहा, आज मम्मी आप आराम करो, बाकी हम संभाल लेंगे। सुधा अपने पति और बेटों का इतना प्यार देखकर मन ही मन फूला नहीं समा रही थी। वह कुछ देर के लिए लेट गई तो गहरी नींद आ गई। जब खाना बनकर तैयार हो गया तब बलदेव ने एक प्लेट में खाना लगाया और सुधा को जगाते हुए कहा, लो खाना खा लो सुधा। सुधा उठी और प्लेट पकड़ते हुए बोली, अरे यह सब क्या कर रहे हो आप? और तुम जो बलदेव कहने लगा हम सबके लिए करती हो वो? बलदेव ने मुस्कुरा कर कहा। तो सुधा कहने लगी, वो तो मेरा फर्ज है, काम एक गृहिणी का कोई खास तो नहीं करती ना, काम ही तो करती हूँ जो हर गृहिणी करती है। तब बलदेव ने कहा, तो क्या तुम्हें खुश रखना हमारा फर्ज नहीं है? देख रहा हूँ कल से तुम कितना उदास हो। बलदेव ने सुधा के पास बैठते हुए सुधा से कहा और सुधा ने बलदेव के सीने पर सिर रखते हुए कहा, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो तुम जैसा हम सफ़र मिला। बलदेव ने प्लेट उठाते हुए कहा, अच्छा खाना खा लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। सुधा ने प्लेट पर नज़र डालते हुए कहा, अरे वाह लाजवाब प्लेटिंग की है, कढ़ी चावल और ये क्या मिर्च की पकौड़ी और सलाद। बलदेव ने कहा, जानता हूँ
तुम्हें मिर्च के पकौड़े कितने पसंद थे। जब बंटी होने वाला था तो अम्मा के मना करने के बाद भी उनसे छिपकर तुम्हारे लिए भोला की दुकान से मिर्च के पकौड़े लाया करता था। सुधा ने बोला, हाँ, पर भोला आप जैसी मिर्ची कहाँ बना पाएगा। बलदेव ने प्लेट में से एक मिर्च का पकौड़ा उठाया और सुधा को खिला दिया। सुधा ने भी अपने हाथ से मिर्च का पकौड़ा बलदेव को खिलाया। उसके बाद बलदेव ने अपने हाथ से कढ़ी चावल सुधा को खिलाए और साथ में सलाद जिसमें नींबू का बेहतरीन स्वाद आ रहा था। आज सुधा का पूरा दिन अच्छा ही बीता था। पति और बच्चों का इतना प्यार मिला कि वह तो गदगद हो गई थी। वह यह भी सोच रही थी कि कहीं यह सब बाबा की कृपा से तो नहीं हो रहा, जिन्हें मीनू ने सारी बात बता दी हो और उन्होंने वहीं पर बैठे बैठे मंत्रों से सब ठीक कर दिया हो। वैसे भी जब मीनू वह टोटके का सामान दे गई तब से सब ठीक चल रहा है। सभी के खाना खाने के बाद जब सुधा किचन में गई तब सारे बर्तन साफ किए, किचन साफ किया। अचानक उसकी नज़र उस लिफाफे पर गई जिसमें बाबा ने नींबू और मिर्च भिजवाए थे, जो अब डस्टबिन में पड़ा था। सुधा ने जल्दी से उसे उठाया और उसे खोल कर देखा। अब वह खाली था। डस्टबिन में देखा तो शीशी पड़ी थी, उसमें नींबू के छिलके और मिर्च की डंडियां पड़ी थी। सुधा को समझ में आ चुका था कि जिन मिर्चों के पकौड़े और जिस नींबू को सलाद में मज़े लेकर उसने और उसके परिवार ने खाया है वो वही है जो तांत्रिक बाबा ने भिजवाए थे। सुधा के तो यह सोचते ही पसीने छूट गए। उसकी नज़रों के सामने वह दृश्य बार बार आ रहा था जब वह प्लेट से मिर्च को उठाकर बलदेव को खिला रही थी और अपने हाथ से बलदेव को सलाद खिला रही थी। यह सोच रही थी कि इसके कारण उसका और उसके परिवार का कोई नुकसान ना हो जाए। ज़्यादा सोचने से सुधा का बीपी हाई हो रहा था। अचानक मोनू किसी काम से किचन के पास गया तो सुधा को सर पर हाथ रखे देखा। उसने पूछा, क्या हुआ माँ, सर में दर्द है क्या? इससे पहले सुधा कुछ बोल पाती उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिरने लगी। अगर मोनू समय रहते उसे पकड़ नहीं लेता तो सुधा गिर ही जाती और उसे चोट भी लग सकती थी। मोनू ने झट से अपनी माँ को पकड़कर चारपाई पर लिटा दिया और बंटी और बलदेव को आवाज़ दी। तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया और कुछ ट्रीटमेंट के बाद सुधा को होश आ गया। सुधा ने बेहोश होने की वजह डॉक्टर ने बीपी का बढ़ना बताया। जब मीनू को सुधा की तबीयत के बारे में पता चला तो वह भी सुधा से मिलने आ गई। सुधा ने मीनू को सारी बात बताई कि किस प्रकार उसके परिवार ने तांत्रिक बाबा के दिए हुए टोटके को खा लिया है और उससे फिर से आग्रह किया कि वह बाबा से कोई उपाय पूछे। उसकी बात सुनकर मीनू ने कहा, ये गलतियां तुम लोग कर नहीं रहे बल्कि कोई अदृश्य शक्ति करा रही है। मीनू ने सुधा को यह आश्वासन दिया कि वह कल सुबह ही बाबा से मिलने जाएगी और उन्हें सारी घटनाएं बताएगी। और साथ ही मीनू ने यह भी इशारा कर दिया कि इस बार पहले से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। जब यह बात मीनू ने सुधा को बताई तो सुधा ने कहा, कोई बात नहीं, बस फ़ायदा होना चाहिए। अब देखो ना, मुझे बीपी बढ़ने की कभी कोई शिकायत नहीं हुई, पर टोटका गड़बड़ होने से क्या हो गया। कोई बात नहीं, मीनू ने कहा, बाबा पर विश्वास रखो, जय बाबा की। मीनू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, जय बाबा की। तो सुधा ने भी हाथ जोड़कर धीरे से बोली, जय बाबा की। मीनू के जाने के बाद सुधा काफ़ी देर तक सोचती रही कि क्या मजबूरी है, वह यह सब बलदेव को भी बता नहीं सकती। अगर उसे इसकी जरा भी भनक लग गई तो समझो कयामत ही आ जाएगी, क्योंकि बलदेव को जादू टोना पर तनिक भी विश्वास नहीं है और ना ही वो यह सब सुधा को करने देगा। सुधा बहुत ही भयभीत और डरी हुई थी और इसी कारण उसे यह विचार आ रहा था, जो पहली गलती बलदेव से चौराहे के टोटके को बिगाड़ने से हुई और दूसरी गलती टोटके को खाने से हुई, उससे कहीं उसके परिवार को कोई हानि ना हो जाए। उधर दीक्षित जी चौराहे पर टोटका रखने वाले को पकड़ने के लिए योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने बलदेव के साथ साथ मोहल्ले के उन जिम्मेदार नागरिकों को महेश की चाय की दुकान पर बुलाया जो इसके खिलाफ थे। जब सभी लोग वहां पहुंचे तब दीक्षित जी ने बताया कि उन्होंने एक चौकीदार जिसकी इस इलाके में रात की चौकीदारी की ड्यूटी है
इस चौराहे पर विशेष ध्यान देने और सभी को फोन करके बताने की जिम्मेदारी दी है कि जब भी वो कुछ ऐसा देखे तो सबको फोन करके तुरंत बुला ले। पर इसके लिए वह कुछ शुल्क लेगा। सभी शुल्क देने को तैयार हो गए और टीम में सबसे ऊपर बलदेव को चुना गया, जिसका काम सभी से पैसे जमा करना, और चौकीदार सबसे पहले बलदेव को फोन करेगा और बलदेव सबको फोन के माध्यम से सूचित करेगा। सबने यह ठान लिया था कि अपने मोहल्ले के चौराहे पर रखे जाने वाले टोटके को नहीं रखने देंगे। सब लोगों ने एक साथ हाँ में हाँ मिलाई कि हम सभी उसके खिलाफ हैं। सभी ने महेश की दुकान पर चाय पी और दीक्षित जी के द्वारा बनाई गई योजना को सराहाया। अगले दिन सुबह भी बलदेव जी छुट्टी पर ही था। सुधा की तबीयत भी ठीक हो गई थी, पर वह मीनू का इंतजार कर रही थी, जो आकर यह बताए कि आगे क्या उपाय करना है। लगभग 10 बजे जब सुधा छत पर कपड़े सुखाने डाल रही थी, तब मीनू आई और सीधा सुधा के पास छत पर जा पहुंची। सुधा ने मीनू का इंतजार ही कर रही थी। मीनू ने पहले इधर उधर देखा और जब संतुष्ट हो गई कि कोई और उनकी बातें नहीं सुन सकता, तो फिर मीनू बोली, सुधा, बाबा ने बोला है तुम्हारे और बलदेव के नाम से हवन करना होगा। 11,000 रुपये लगेंगे। 11,000 रुपये, सुधा ने मुंह पर हाथ रखकर कहा। तो मीनू कहने लगी, अब तुम लोगों ने समस्या भी तो बड़ी कर ली है, इसलिए इतना रुपया लगेगा, सोच लो। मीनू कहने लगी, पर सुधा ने कहा, मीनू 11,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। सुधा ने उदास होकर कहा, देख मीनू, अगर 11,000 मैं कैसे दूंगी। तब मीनू कहने लगी, देख सुधा, तू और बलदेव बाबा के सामने चलकर सामने बैठकर अगर हवन कराते हैं तो कुछ कम हो सकते हैं, पर घर बैठे इलाज कराने में इतना ही खर्चा आएगा। अरे वो तो हमें इसलिए कम है, नहीं तो बाबा 21,000 में हवन करते हैं। मीनू ने कहा। सुधा बिना कुछ बोले कपड़ों से भरी बाल्टी के पास जाकर बैठ गई। मीनू भी उसकी बगल में बैठ गई। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद सुधा उदास मन से बोली, समझ में नहीं आता मीनू, क्या करूं। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मीनू ने कहा, कितने रुपए हैं तेरे पास। सुधा बोली, यही कोई 5-6 हज़ार पड़े होंगे। तो मीनू ने कहा, बाकी के भाई साहब से मांग ले, आखिर तू जो कर रही है उनकी खुशी के लिए ही तो कर रही है। मीनू ने उसे सलाह दी तो सुधा बोली, यही तो नहीं कर सकती, उन्हें नहीं बता सकती, इस काम के लिए पैसे चाहिए। तो मीनू ने कहने लगी, फिर पति की जेब से निकाले तो जा सकते हैं। तो सुधा कहने लगी, मतलब चोरी। सुधा बोली, नहीं नहीं, मैं यह नहीं कर सकती। अरे, मीनू कहने लगी, चोरी कैसी, क्या पति की कमाई पर पत्नी का अधिकार नहीं होता। और फिर तू कौन सा गुलछर्रे उड़ाने के लिए ले रही है। तो मीनू की बात सुनकर सुधा कहने लगी, चल रहने दे, ये सब मेरे बस का काम नहीं है। सुधा अब उदास थी। तब मीनू कहने लगी, अरे मन क्यों छोटा करती है, एक उपाय है। मीनू ने कहा। तो सुधा ने बड़ी जल्दी से उत्सुकता से पूछा कि तेरा काम 5,000 में चल सकता है। मीनू ने कहा। तो सुधा बोली, वो कैसे। सुधा ने मीनू की ओर देखकर उत्साहित होते पूछा। मीनू ने कहा, देख, एक उपाय है कि तू बाबा से हवन करा ले और उसके बाद टोटका चौराहे पर तू अपने आप रख कर आ जा। मैं और टोटका रखने में, वो भी चौराहे पर। सुधा बोली, क्या बात करती है। तो मीनू ने कहा, यार तुझे रिजल्ट भी बढ़िया चाहिए और कुछ करना भी ना पड़े और ना कुछ खर्च हो, मैं ही पागल हूँ। इतना कहकर मीनू उठने लगी। सुधा ने मीनू का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे नहीं नहीं मीनू, तू तो नाराज हो गई। किसी चीज की कमी है क्या हमारे पास, सब बाबा की कृपा है, जय हो बाबा की। मीनू ने हाथ जोड़ते हुए कहा। सुधा बोली, वो तो तू ठीक कह रही है मीनू, पर फर्क इतना है, तेरे पति उन पर विश्वास करते हैं और मेरे पति टोटके का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। मीनू और सुधा में अब यह तय हुआ कि मीनू तांत्रिक बाबा से टोटका करा कर लाएगी और सुधा उसको चौराहे पर रख देगी और वही बाबा के द्वारा बताई सारी प्रक्रिया करेगी। बाबा को 5,000 में पटाने की जिम्मेदारी मीनू की थी। तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए बलदेव, सुधा की फोटो और परिवार सहित उन सब की फोटो चाहिए थी, जो सुधा ने मीनू को दे दी
और साथ में सुधा ने अपने पाई पाई करके बचाए हुए 5,000 रुपये भी मीनू को दे दिए। मिडिल क्लास फैमिली में गृहिणियां किस प्रकार अपने पास पैसा जोड़ती हैं, यह तो वही समझ सकती हैं। और अपनी पूंजी को इस तरह से लुटा देना कितना दर्द देता है। पर सुधा जिस काम के लिए पैसा दे रही थी, उसकी आत्मसंतुष्टि और उसके मन का डर, इसमें उसे थोड़ी राहत थी। मीनू पैसा और फोटो लेकर चली गई और बोल कर गई कि वह रात को लगभग 11 बजे टोटके का सारा सामान और विधि लेकर सुधा के पास आ जाएगी। उसके साथ चौराहे पर टोटका रखने भी चलेगी। सुधा ने दिन में कई बार सोचा, वह जो करने जा रही है वह सही नहीं है। वह अपने घर की जो भी बलाएं चौराहे पर छोड़कर आएगी, वे किसी दूसरे के घर पहुंच जाएंगी। पर क्या वह करे भी तो क्या करे, रुपए वो दे चुकी है। फिर अपने दिल को समझाते हुए कहती कि बस इस बार ही करूंगी, उसके बाद कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। आखिरकार रात के 11 बज गए। सुधा दरवाजे पर कान लगाए मीनू का इंतजार कर रही थी, जैसा कि तय था। ठीक 11 बजे सुधा को अपने आप घर के बाहर आना था। दरवाजा खटखटाने से घर के अन्य सदस्य जाग सकते थे। सुधा ने चुपके से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। यह शायद पहली बार ही होगा कि सुधा बलदेव की बिना आज्ञा के घर से बाहर निकली होगी। उसने देखा मीनू पहले से ही खड़ी है। उसने काली शॉल ओढ़ रखी थी और उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें टोटके का सामान था। अब दोनों चौराहे की ओर बढ़ने लगी। गली के कुत्ते दोनों को देखकर भौंकने लगे, जिससे दोनों को डर भी लग रहा था। जब भी कोई कुत्ता भौंकता भौंकता उनके पास आ जाता, वे दोनों आपस में चिपक जाती और हट हट की आवाज करके दूर भगाने की कोशिश करती। डरते डरते दोनों चौराहे तक पहुंच गईं। वहां पर सुधा ने भी खुद को अपनी शॉल से ढक लिया और पोटली से एक पर्चा निकाला, जिसमें तांत्रिक बाबा ने टोटके की सारी क्रिया विधि लिख रखी थी। मीनू ने टॉर्च दिखाई और सुधा उसे पढ़ रही थी। इसी बीच वहां पर तैनात चौकीदार ने दूर से उन्हें देख लिया और बलदेव के पास फोन लगाकर बताया कि 2 लोग चौराहे पर टोटका रख रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। बलदेव उठा, तब उसने देखा कि सुधा अपने बिस्तर पर नहीं है, पर यह सोचा कि शायद बाथरूम गई होगी और उसकी जल्दी भी उसे थी कि उसे जो चौकीदार ने तुरंत आने के लिए बोला था। इसलिए बलदेव तुरंत पैदल ही चौराहे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने दीक्षित जी और अन्य लोगों को भी फोन कर दिया कि कोई चौराहे पर टोटका रख रहा है। उधर सुधा तांत्रिक बाबा के द्वारा दिया गया पर्चा पढ़ पढ़कर सारी क्रियाएं कर रही थी। थोड़ी देर में बलदेव वहां पहुंच गया, जिसने देखा कि टोटका करने वाली 2 औरतें हैं, तो दूर से ही बोला, क्या कर रही हो तुम लोग यहाँ? कौन हो? सुधा और मीनू दोनों ने ही शॉल ओढ़ रखी थी, जिससे अब चेहरा भी ढक लिया था और डर के मारे वो दोनों वहीं पर खड़ी हो गईं। सुधा आवाज से पहचान गई कि वह बलदेव है, पर बलदेव के सवालों से वह समझ गई कि बलदेव ने उन्हें पहचाना नहीं है, इसलिए दोनों घर की ओर चल दी। पर तभी उधर से दीक्षित जी आ गए, जिनके हाथ में उनका पालतू कुत्ता था। मोहल्ले के वो लोग भी आ गए जिनको बलदेव ने फोन किया था। वे दोनों चुपचाप फिर उसी स्थान पर आकर खड़ी हो गईं। वहां पर बाकी सभी मर्द थे, इसलिए औरतों को दूर से ही पूछ रहे थे कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सुधा और मीनू बिना कुछ बोले मुंह ढके चुपचाप खड़ी रहीं। बलदेव ने उन्हें समझाना शुरू किया, आप लोग जो कर रहे हैं उससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि इससे आप अपने लिए और समस्याएं खड़ी कर रही हैं। यह मात्र आपका अंधविश्वास है और कुछ नहीं। यदि इन सब से ही धन धान्य और सुख की प्राप्ति होने लगे तो व्यक्ति और अन्य कर्म करने की उसे जरूरत क्या है। बलदेव ने उन्हें यह भी बताया कि हम सभी उन लोगों को पकड़ना चाहते थे जो उस चौराहे पर टोटका रखते थे, पर हम यह नहीं जानते थे कि वो आप जैसे अच्छे घरों की दिखने वाली महिलाएं होंगी। बलदेव ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों महिलाएं हैं और हम सब मोहल्ले वाले आपसे विनती करते हैं,
आगे से आप ऐसा काम ना करें। सुधा की आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वह मुंह ढके चुपचाप खड़ी रही। बलदेव ने चौराहे पर रखे टोटके की पोटली की ओर इशारा करते हुए कहा, अब आप लोग अपना यह सामान उठाएं और अपने घर जाएं। सुधा और मीनू जैसे ही सामान उठाने के लिए झुकी तो उनके सर से शॉल सरक गई। बलदेव की नज़र जैसे ही सुधा पर पड़ी, मानो उस पर बिजली सी गिरी हो। उसके मुंह से अचानक निकला, तुम? और यहाँ? वहां पर खड़े सभी लोगों के मुंह से एक साथ निकला, भाभी। सभी बलदेव के चेहरे को देख रहे थे, जिसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। बलदेव की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कुछ बोले या चुप रहे। वह सभी के सामने लज्जित हो चुका था। इतने में दीक्षित जी, जो यह समझ चुके थे कि बलदेव जी को इस सब के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, बलदेव जी के पास आए और बोले, जाओ तुम लोग घर जाओ, ये घर का मामला है, इसे घर में ही निपटाओ। बलदेव ने वहां पर सुधा से कुछ नहीं बोला, वह सीधा घर की ओर चल दिया। सुधा भी उसके पीछे पीछे चल दी, उसके पीछे पीछे मीनू भी। बलदेव जब घर पहुंचा तो वह सीधा अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठ गया। पीछे से सुधा भी बलदेव के पास जाकर सिर झुकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। बलदेव ने एक नज़र सुधा की ओर देखा, फिर नफरत से निगाहें फेर ली। बलदेव का ऐसा करने से सुधा उसके पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। बलदेव कुछ नहीं बोला, बस गुस्से में सुधा को देखता रहा। सुधा के रोने की आवाज़ को सुनकर आंगन में लेटी हुई अम्मा जी भी उठकर आ गई और साथ ही पास वाले कमरे से बंटी और मोनू भी उठकर आ गए। अम्मा ने सुधा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ बहू? सुधा अम्मा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोता देखकर बंटी और मोनू की आंखें भी भर आईं। वो दोनों भी सुधा के पास बैठ गए और सुधा को चुप कराने लगे। बंटी ने सुधा को चुप कराया और कहा, चुप होकर माँ पहले पूरी बात बताएं। सुधा ने खुद को संभालते हुए शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बताई और साथ में यह भी बताया कि वह डर गई थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, इस कारण उसने ऐसा किया। उसकी पूरी बात सुनकर अम्मा ने बलदेव से कहा, लल्ला, बहू ने तो कुछ ऐसा नहीं करा जो माफ ना किया जा सके। मेरी बात मान, माफ कर दे बहू को। सुधा अम्मा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ को रोता देखकर बंटी और मोनू की आंखें भी भर आईं। वो दोनों भी सुधा के पास बैठ गए और सुधा को चुप कराने लगे। बंटी ने अपनी माँ को चुप कराया और कहा, पहले चुप होकर पूरी बात बताइए माँ, कि बात क्या है। सुधा ने खुद को संभालते हुए शुरू से अंत तक की सारी बात बताई और साथ ही यह भी बताया कि वह डर गई थी कि कोई अनहोनी ना हो जाए, इस कारण उसने ऐसा किया। उसकी पूरी बात सुनकर अम्मा ने बलदेव से कहा, लल्ला, बहू ने कुछ ऐसा तो ना करा जो माफ ना करो जाए। मेरी बात मान, उसे माफ कर दे। साथ ही बंटी और मोनू ने भी कहा, हाँ पापा, माफ कर दो माँ को प्लीज। देखा जाए तो उन्होंने जो भी किया वो हमारी खुशी के लिए किया। बलदेव ने सुधा की ओर देखा और जो बलदेव के पैरों के पास बैठी थी। बलदेव ने उसे उठाया, उसके आंसू पहुँचते हुए उसे अपने पास बिठा लिया और गले से लगा लिया। बंटी और मोनू दोनों जो माँ से लिपट गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।